हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिविल सर्वेंट्स का रोल क्या है गवर्नेंस में। ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो सिविल सर्वेंट्स बेसिकली पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज में डिप्लॉय किए जाते हैं। तो सरकारी नौकरी होती है और परमानेंट नौकरी होती है, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट में ये लोग लगे होते हैं, जिसमें पॉलिसीज़ वगैरह जो भी सरकार बनाती है उसको ग्राउंड लेवल पे उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम इन्हीं का ही रहता है। ठीक है। और ये आया था 1854 की जो लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट है, उसके बाद ये सिविल सर्विसेज आई थी और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम भी ये कंटिन्यू रही थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ चलता रहे देश में, उसका जो लेखा जोखा है वो सारा इनके कंधों पे रहता है। तो अभी क्या है, सिविल सर्विसेज इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ था, और जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज हैं वो आपको पता ही है। आईएएस बनते हैं इससे, आईपीएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती हैं, साथ में स्टेट लेवल पर भी होती हैं जो आप पीसीएस के एग्जाम्स देते हो ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसको फॉलो भी करती हैं। जैसे आप यूके का एग्जांपल दे सकते हो, जहाँ पर ब्रिटिश सिविल सर्विस तो स्टार्ट ही वहीं से हुआ था ना, तो अपनी न्यूट्रलिटी के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट के लिए जानी जाती है। और हमारे यहाँ भी ये लोग मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट लेकर के आए थे, जो लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट मैंने यहाँ पर आपको बताई है ना, उसमें। अब उसके बाद यूएस से भी है, जिसमें फेडरल सिविल सर्विसेज जो है, जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एक्ट के थ्रू गवर्न की जाती है, उनका भी ऐसा ही है। ऐसे ही फ्रांस में भी यही चीज़ फॉलो होती है। उनको तो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग और करियर प्रोग्रेशन वगैरह भी दिए जाते हैं, और प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जहाँ से आपको ट्रेन किया जाता है। ये टॉपिक न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सिविल सर्विसेज डे पर सिविल सर्वेंट्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था। ये हमारी वेबसाइट है synopsisis.com पर आप जाओगे, कोर्सेज में जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में आपको करंट अफेयर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। ये पेज ओपन होगा तो ये पर्टिकुलर लेक्चर मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। तो करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से करके जाने हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में ये अवेलेबल है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जिन लोगों ने मेंटरशिप ज्वाइन किया हुआ है उनका तो ऐसे ही इवैल्यूएट होता रहेगा साथ साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग टाइप की सिविल सर्विसेज होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट भी करती है, ट्रेन भी करती है, और अलग अलग स्टेट्स में लोग काम करते हैं। कुछ सेंट्रल सर्विसेज होती हैं जो कि प्योरली सेंट्रल सब्जेक्ट्स के लिए होती हैं, और कुछ स्टेट सर्विसेज होती हैं जो आप स्टेट जुरिसडिक्शन के अंडर ही आप काम करते हो, जो भी स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती है। कुछ थिंकर्स व्यूज़ हैं इसमें, जैसे मैक्स वेबर है, वुड्रो विल्सन है। मैक्स वेबर कहते हैं कि इम्पार्शियल प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज होनी चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल्स पर होनी चाहिए बेस। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि एक मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करो। अब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 310 है जिसमें ये बात करता है कि ऐसी स्टेट्स जिसमें इंडिविजुअल सिविल सर्विसेज में होते हैं यूनियन के, वो ऑफिस होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। और जो स्टेट में रिक्रूट किए जाते हैं वो बेसिकली ऑफिस होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट में जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो सिनॉप्सिस में तो पॉलिटी ऐसी पढ़ाई जाती है कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कंपेयर करके पढ़ाई जाती है। इस साइड आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो, गवर्नर होते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ना पॉइंटर सेम रहते हैं। तो अगर आप साथ में पढ़ते हो ना, आपको याद रहती है। तो इस चीज़ को भी आपको ऐसे ही याद करना है कि जो यूनियन के लेवल पर जो सिविल सर्विसेज होती है उसमें एट द प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो स्टेट के लेवल पे होती है वो गवर्नर। 311 आर्टिकल है, उसमें अगर आप किसी भी सिविल सर्विस मेंबर को डिसमिसल करते हो, रिमूवल करते हो, रिडक्शन करते हो उसका रैंक में, तो उसके प्रोविजंस यहाँ पर दिए हुए हैं। क्योंकि ऑल दो देखो जॉब तो परमानेंट ही है ना। फिर आर्टिकल 312 है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो यहाँ आपसे देख सकते हो। तो अभी क्या है, रोल बताना है सिविल सर्वेंट्स का, गवर्नेंस में क्या रोल है इनका। तो आप यहाँ से देख सकते हो गवर्नेंस में कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी चेंज होती हैं तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि सरकार बदल गई बिल्कुल तो सब उथल पुथल हो गया, ऐसा नहीं होगा। अभी तक भी तो चल ही रहा था ना, जब अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया उसके बाद भी तो चीज़ें चल रही है ना। तो वो किसके बेसिस पे चलती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है, वो हमारे सिविल सर्वेंट्स ही संभालते हैं। तो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक इंटरफेस है। आपका एग्जाम क्लियर होगा, आप भी यही सब काम करने वाले हो। सरकारें बदल जाएंगी पर ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा होगा, आप कर रहे होंगे। आप ही एक मेन लिंक बनोगे गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, जिसमें आप लोगों की नीड्स जानोगे कि उनको ज़रूरत क्या है, और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का काम भी आप ही का रहेगा। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तो आपकी होती है कि सरकार बहुत सारी चीज़ें बनाती है। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम था, तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप घर पे बैठ जाओगे, नहीं, आप ही का मेन रोल आएगा। आपको ही वो हीरोइक वर्क दिखाना पड़ेगा,
पूरा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रिस्पॉन्स एफर्ट्स को, आपको पब्लिक हेल्थ मेजर्स मैनेज करने पड़ेंगे, एसेंशियल सर्विसेज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि लोगों तक मिल रही है, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस का टाइम है आजकल, तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो आप देखो कि सिविल सर्वेंट्स का तो काफ़ी बड़ा रोल आता है आज के टाइम में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब सिविल सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ज़्यादा इम्प्रूव और इन्हांस कर रहे हैं, उसका आपका स्मूथ हो जाता है सर्विस डिलीवरी बेसिकली। अब आज के टाइम पे जहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ें चल गई हैं बहुत ज़्यादा ही, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी ग्रो करती है। तो आपको पब्लिक को अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो पब्लिक एंगेजमेंट भी आपको रखना पड़ेगा, वो वाला एंगेजमेंट नहीं जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करते हैं, वो एक अलग एंगेजमेंट है। आप रियल एंगेजमेंट पर ध्यान दोगे जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपको ग्राउंड लेवल पर रियल पब्लिक एंगेजमेंट करना पड़ेगा और एथिकल गवर्नेंस भी करनी पड़ेगी। साथ में पॉलिसी फॉर्मुलेशन यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर सिविल सर्वेंट्स अपने एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं, पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट की जाती है। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन का रोल आता है, जो कि सिविल सर्वेंट्स के द्वारा लीड की जाती है। फिर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पर विलेज डेवलपमेंट बोर्ड्स ग्राउस रूट प्लानिंग के लिए इस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को वॉइस देना, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है उनको ओवरकम करना। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ गए आपके, तो उनके लिए क्राउड फंडिंग अरेंज करना। साथ में कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे ऑपरेशन सुलेमानी है, उसको फूड विद डिग्निटी प्रोवाइड करना। ये सब आप टॉपिक्स ध्यान में रख सकते हो कि इस तरीके के अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ गए तो वो भी आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। करियर डिप्लोमैट्स होता है, जिसमें आप इंटरनेशनल फोरम्स में और एग्रीमेंट्स नेगोशिएट करते हो ताकि नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। क्वासी जुडिशियल रोल भी आप प्ले करते हो, लीगल मैटर्स में डिसीजन बनाने और ट्रिब्यूनल्स में सर्व करना ताकि डिस्प्यूट्स को आप जल्द से जल्द रिजॉल्व कर पाओ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंटल लेजिस्लेशन फ्रेम करने के लिए आपका काम आता है। तो ये सब चीज़ें, सर्विस डिलीवरी करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बजट मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यहाँ आपसे देख सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जो कि सिविल सर्विस के फंक्शन से एसोसिएटेड है। पहला तो है ऑटोनॉमी, कि आपके ट्रांसफ़र होता रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, पॉलिटिकल वे में आपका इंटरफेरेंस भी होता है, जिससे कि आपकी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे इंडियन सिटीज़ हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जिसमें गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उतना इम्प्लीमेंटेशन ना कर पाओ। मान लो आपको 100 रुपये चाहिए पर सरकार आपको वहाँ पर 50 ही रुपये देती है, तो आप कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे? तो वहाँ पर आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। टेपिज्म है, जहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक हायरार्किकल सिस्टम होता है सिविल सर्विसेज में, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो एकदम से झट से नहीं हो जाता चुटकी बजा के। वहाँ पर आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको भी कुछ परमिशंस लगती हैं, प्रोग्रेस थोड़ा सा लेट होती है, हिंडर होती है, और उसी प्रोग्रेस के चलते ही उसी प्रोसेस में अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाए तब तो और भी टाइम लग जाएगा। फिर सिक्योरिटी होती है कि आपकी फैमिली को हमेशा वायलेंस का एक रिस्क रहेगा, क्रिमिनल से आपको थ्रेट रह सकता है, एक्सट्रीमिस्ट से थ्रेट रह सकता है। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो, IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे, उनको डेथ थ्रेट्स मिलते रहे थे क्योंकि उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले लिया था। तो वो चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि क्या आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड हो, वो चीज़ आपने सोची है एग्ज़ाम देने से पहले या नहीं सोची है। करप्शन है, क्योंकि आप ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जो जगह आप चाह रहे हो आपको वहीं पर ही आप डिप्लॉय हो जाओगे, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो सिविल सर्विसेज में करप्शन काफ़ी अच्छा खासा चलता है, जो कि पब्लिक ट्रस्ट को अंडरमाइन भी करता है और इफेक्टिव गवर्नेंस हिंडर करता है। रेजिस्टेंस टू चेंज एक चीज़ आता है सिविल सर्विसेज में, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है अभी। इनोवेशन और अडेप्टेशन की तो ज़रूरत है, वर्कलोड और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और एक लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है। एक इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा हिंडर करता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव्स ही काफ़ी लिमिट हो जाते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं ताकि सिविल सर्वेंट्स के फंक्शंस को इन्हांस किए जाएं, जैसे कि मिशन कर्म योगी है, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग है, आरंभ नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मिशन कर्म योगी बेसिकली ये है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्म करते हो, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस
लेवल्स पर। और IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी सिविल सर्वेंट्स ऑफिशियल्स की दिखाई जाती है। यहाँ पर नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली ट्रेनिंग दी जाती है। आरंभ में ये 2019 में लॉन्च किया गया था, कॉमन फाउंडेशन कोर्स है सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग का। नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी में प्रोफेशनल, इम्पार्शियल, एफिशिएंट सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट होता है। वे फॉरवर्ड में आप ये सब लिख सकते हो कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को आपको प्रमोट करना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशंस, कैपेबिलिटी के बेसिस पर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको ज़्यादा आप प्रमोट करिए। फिर इनोवेशन एनकरेज करनी चाहिए। बहुत टाइम से ना बहुत ही स्टैग्नेंट है, कुछ भी इनोवेशन नहीं हुआ है, तो आपको एक इनोवेशन का कल्चर एनकरेज करना चाहिए, क्रिएटिविटी लानी चाहिए सिविल सर्विसेज में कि सर्कमस्टांसेस के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती है। वर्कलोड और स्ट्रेस को एड्रेस करना चाहिए ताकि सिविल सर्वेंट्स की लाइफ भी थोड़ी सी ईज आउट हो। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन प्रमोट करना चाहिए सो दैट अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस का भी आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओ। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ताकि रेड टेपिज्म को आप रिड्यूस कर पाओ और सर्विस डिलीवरी में एफिशिएंसी ला पाएँ। और एक एथिक्स का कल्चर आपको बनाना चाहिए ताकि करप्शन खत्म हो पाए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आप अपहोल्ड कर पाओ। फाइनली आप इसको कंक्लूड करोगे, ठीक है, कि 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आपको सिविल सर्विसेज को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है और सर्विस डिलीवरी सिटीजन्स के लिए आपको इम्प्रूव करने की नीड है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।